रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 20 जिसका नाम है विराम चिन्ह वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 127, 128, 129 व 130 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 20 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम अर्थात रुकना। तो किस जगह हमें रुकना है, उसके लिए हमें किस चिन्ह का प्रयोग करना है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्या होते हैं विराम चिन्ह। शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बताने के लिए तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटने के लिए अथवा वाक्यगत भाव को पूरी तरह समझने के लिए विशेष स्थानों पर ठहरना पड़ता है। लेख लिखते समय ठहराव को प्रकट करने के लिए जिन विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह या विश्राम चिन्ह कहलाते हैं। विश्राम यानी रुकना, विराम भी अर्थात रुकना। तो जो हम शब्द, वाक्य, क्या संबंध है शब्द का, वाक्य, शब्दों का, वाक्यों का क्या संबंध है आपस में, या क्या कहना चाह रहा है वाक्य, तो यह समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? भिन्न भिन्न भागों में बांटने के लिए वाक्यगत भाव को पूरी तरह समझने के लिए विशेष स्थानों पर ठहरना पड़ता है। तो हमें उसे समझने के लिए क्या करना पड़ता है? ठहरना पड़ता है। जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो यदि मैं आपको समझा रही हूँ तो किसी किसी जगह पे मैं विराम ले रही हूँ, रुक रही हूँ। तो यह जो रुकाव है, ठहराव है, वह क्या कहलाता है? वह विशेष स्थानों पे किया जाता है, विभिन्न विभिन्न जगहों पर किया जाता है। ये आवश्यक नहीं कि मैं एक साथ बोलूँ किसी वाक्य को। तो जब हम लेख लिखते हैं तो लेख लिखते समय भी हम उस जगह पे रुकते हैं। तो जब हम रुकते हैं किसी जगह पर, तो उस जगह पर जब हम रुकते हैं तो वहाँ पर कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अर्थात कोई निशान लगाते हैं जिससे हमें पता चले कि यहाँ पर हमें थोड़ा रुकना है या ज़्यादा रुकना है, या क्या संकेत है वह बताते हैं। तो वही क्या होता है? वही विराम चिन्ह या विश्राम चिन्ह कहलाते हैं। भाषा के लिखित रूप में विराम के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं तो हम रुक रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा चिन्ह हमने प्रयोग किया है। यदि हम लिखते हैं तो लिखित रूप को प्रयोग करने के लिए हम वहाँ पे कुछ चिन्ह लगाते हैं। तो जो चिन्ह हम लगाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। मुख्य विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? मुख्य विराम चिन्ह यहाँ पर निम्नलिखित हैं। जैसे अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह आप यहाँ पर देख रहे होंगे। अल्प विराम चिन्ह कहाँ है? अल्प विराम, थोड़ा सा रुकना। अर्ध विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह है यहाँ पर। पूर्ण विराम, पूरी तरह से रुकना, पूर्ण विराम। हंस पद चिन्ह, हंस पद चिन्ह कोई भी आपका शब्द रह गया है तो वहाँ ऊपर लिखने के लिए हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न पूछना हो उसके लिए हम करते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये सभी चिन्ह के बारे में हम नीचे विस्तार में पढ़ेंगे। उसके बाद है कोष्टक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह क्या होता है? इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? बहुत सी जगह पे होता है, वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ एक ही शब्द भेद के अनेक शब्दों के बीच में योजक ना हो, जैसे उद्यान में हरे, पीले, नीले,
तथा सुनहरे फूल खिले हुए थे। तो यहाँ पर क्या है, एक ही शब्द में अनेक शब्दों के बीच में योजक ना है, कोई भी योजक नहीं है। क्यों? उद्यान है, उद्यान में कैसे कैसे फूल खिले हैं, हरे, पीले, नीले। तो इसमें हमने किस चिन्ह का प्रयोग किया है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। इस प्रकार छोटा सा अल्प विराम लगाया है। यहाँ कई शब्द जोड़े के रूप में आए, उनके अंत में अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे जोड़े में आते हैं, जैसे शरीर के साथ ही सर्दी गर्मी, सुख दुख और पाप पुण्य समाप्त हो जाते हैं। शरीर के साथ ही सुख दुख, सर्दी गर्मी, पाप पुण्य समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा हो सर्दी गर्मी है, और इन दोनों के बीच में हमने किसका प्रयोग किया है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। और यहाँ भी आप देख रहे होंगे सर्दी गर्मी के बीच में एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे कौन सा चिन्ह है। पाप पुण्य के बीच में भी एक चिन्ह प्रयोग किया गया है, तो इसमें भी हम आपको बताएंगे कि यह कौन सा चिन्ह है। तो अल्प विराम क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि गर्मी सर्दी, सुख दुख, तो इन दोनों के बीच में हमें थोड़ा सा रुकना है, इसी वजह से अल्प विराम शब्द का प्रयोग किया गया है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है संबोधन शब्द के पश्चात अल्प विराम लगता है। संबोधन शब्द के पश्चात अल्प विराम लगता है, अर्थात जब हम किसी को संबोधित करते हैं तब अल्प विराम लगता है। जैसे हे भगवान, सबको सुमति दो, तो हे भगवान, हे भगवान क्या है? हमने संबोधन किया है। हे भगवान, हे राम, हे प्रभु, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जब संज्ञा उपवाक्य प्रधान वाक्य के साथ योजक द्वारा जोड़ी नहीं जाता, तो जैसे झूठ बोलना मना है, यह पाप की जड़ है। तो यह क्या है? संज्ञा उपवाक्य है और प्रधान वाक्य के साथ योजक द्वारा जोड़ा नहीं गया है, तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे झूठ बोलना मना है, तो झूठ बोलना मना है, तो मना है, इसके बाद हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। फिर उसके बाद यह पाप की जड़ है। क्यों झूठ बोलना मना है? क्योंकि यह पाप की जड़ है। अब उसके बाद कहाँ पे हम प्रयोग करते हैं अल्प विराम का? जब मिश्रित वाक्यों में संज्ञा उपवाक्यों को छोड़कर शेष उपवाक्यों के साथ योजक द्वारा संबंध जोड़ा जाता है। जैसे राम ने परिश्रम नहीं किया इसलिए अनुत्तीर्ण हो गया, तो ये मिश्रित वाक्य है यहाँ पर। तो मिश्रित वाक्य उपवाक्यों को छोड़कर शेष उपवाक्यों के साथ योजक द्वारा संबंध जोड़ा जाता है। जैसे राम ने परिश्रम नहीं किया है, तो राम ने परिश्रम नहीं किया इसीलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो ये क्या है? संबंध जोड़ा गया है राम का किसके साथ? उसके परीक्षा किस प्रकार दी उसने, उससे संयोजन जोड़ा गया, संबंध जोड़ा गया है, तो उसके बीच में हमने किसका प्रयोग किया? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया। अब उसके बाद समानाधिकरण शब्दों के बीच में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे ये सेब और मिठाई है, इसे अलमीरा में रख दो या अलमारी में रख दो, तो समाधानी ये है, समानाधिकरण है। जैसे ये सेब और मिठाई है, इसे अलमारी में रख दो, तो सेब और मिठाई दोनों अलग अलग हैं, दोनों को कहाँ रखना है? अलमारी में रखना है, तो वहाँ पर हमें थोड़ा बताना पड़ेगा। यदि हम बोल देते हैं ये सेब और मिठाई है अलमारी में रख दो, तो समझ में नहीं आएगा, तो हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ये सेब और मिठाई है, इसे अलमारी में रख दो। अब उसके बाद कब लगाते हैं हम अल्पविराम? जब संयुक्त वाक्य में 2 या 3 उपवाक्यों का बहुत संबंध रहता है। जैसे मैं स्कूल से सीधा घर गया, बस्ता रखकर पढ़ने लगा, तो ये 2 तो वाक्य हैं लेकिन आपस में दोनों का
बहुत संबंध रहता है, क्योंकि यदि वह स्कूल से सीधा घर गया है तो वह उसके बाद ही पढ़ा है। तो ये संयुक्त वाक्य हैं जो 2 या 3 उपवाक्यों को जो भी है उसके बीच संबंध बताते हैं। उसके बाद है अर्धविराम। अर्धविराम हम कब लगाते हैं? जहाँ संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों में परस्पर विशेष संबंध ना हो, वहाँ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने गाड़ी पकड़ने के लिए बड़ा प्रयत्न किया किंतु सफल ना हो सका। ये संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों में परस्पर क्या बताया है? विशेष संबंध ना हो, वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने गाड़ी पकड़ने के लिए बड़ा प्रयत्न किया किंतु सफल ना हो सका। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कौन सा चिन्ह लगाया है? अर्धविराम चिन्ह लगाया है। देखिए यहाँ पर है अर्धविराम चिन्ह लगाया गया है। उसके बाद है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह क्या होता है? वाक्य समाप्त होने पर इसका प्रयोग होता है। जब वाक्य समाप्त हो जाता है तब इसका प्रयोग होता है। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, पूर्ण विराम, अर्थात जब आपका वाक्य पूरा हो गया तब आपको इस चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे ज्यों-ज्यों इलाज किया मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों इलाज किया मर्ज बढ़ता गया। तो यहाँ पर हमने लास्ट में अंत में क्या लगाया है? पूर्ण विराम लगाया है। शीर्षक के पश्चात इसका प्रयोग होता है। शीर्षक के पश्चात इसका प्रयोग होता है जैसे कि राम का वनवास काल और राम का पुरातन काल। तो यहाँ पर हम शीर्षक कोई भी खत्म करते हैं तो वहाँ पर भी इन पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। प्राचीन कविता की अधधाली के पश्चात जैसे बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया गया है? पूर्ण विराम का। कि कोई भी प्राचीन कविता है उसको जब हम पढ़ते हैं हमें कहाँ रुकना है, कैसे पता चलेगा? तो उसके पश्चात भी हमें इसे लगाना पड़ता है। जैसे कि बूंद आघात सहे गिरी कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है? पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिससे कि हमें पता है यहाँ पर हमें रुकना है, पूर्ण रूप से रुकना है। उसके बाद है हंसपद चिन्ह। हंसपद चिन्ह क्या होता है? हंसपद चिन्ह लिखते समय कोई शब्द छूट जाने की स्थिति में संबंधित स्थान पर हंसपद चिन्ह लगाकर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। यदि कोई शब्द छूट जाता है, गलती से आपसे कोई शब्द छूट जाता है लिखते लिखते, तो आपको बाद में याद आता है कि यह शब्द छूट गया है, तो वहाँ पर हंसपद चिन्ह लगाकर आप उसके ऊपर अपना जो भी शब्द है वह लिख सकते हैं, वाक्य है वह लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हंसपद चिन्ह लगा देते हैं और ऊपर उसके लिख देते हैं जो आपका शब्द छूट गया है। जैसे रमेश ने राजू से कहा कि तुम घर जाओ। रमेश ने राजू से कहा कि तुम घर जाओ। तो घर जाओ तो बाद में याद आया कि क्या अब घर जाओ। तो अब लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हंसपद चिन्ह लगाया हमने और ऊपर लिख दिया कि अब जो वाक्य बनेगा वह किस प्रकार होगा? रमेश ने राजू से कहा कि तुम अब घर जाओ। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कैसे हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? यह चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगता है। जैसे संसार में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है? तो कहाँ, क्या, कैसे, कब, कौन, ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जब ये प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द यहाँ भी प्रयोग होते हैं, वहाँ पर उसके पीछे वाक्य के अंत में हमें कौन सा चिन्ह लगाना पड़ता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ता है। उसके बाद है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा होता है? जिसे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं।
ये कब लगाया जाता है? यह चिन्ह विस्मयादिबोधक अव्ययों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे वह, तुम जहाँ बैठे हो धिक्कार है, ऐसे नीच हो जो राम की निंदा करे। तो इसमें क्या है? शोक अव्यय है, वाक्यांश है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? विस्मयादिबोधक का। वह में हमने किसका प्रयोग किया? विस्मयादिबोधक चिन्ह का। धिक्कार है तुम पे, तो इसमें किसका हमने प्रयोग किया? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया। तो इस प्रकार आज हमने कौन कौन से चिन्ह सीखे? विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, हंसपद, पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम चिन्ह हमने सीखे। और किस प्रकार इनका प्रयोग होता है वह सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का चिन्ह सीखेंगे। धन्यवाद।